आज के समय पे सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इसी की बात मैं हर बार कब से करता आ रहा हूँ यार। कब हर ऐसी कोई मेरी वीडियो, कोई क्लास नहीं होगी, ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जहाँ मैंने प्रकृति की बात ना की हो। इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसान यानी हम लोग होमो सेपियंस की पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है। माने जो 800 करोड़ की पॉपुलेशन है एक साथ तबाह हो सकती है, खत्म हो सकती है। एक इंसान रहेगा ही नहीं। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट अब अनपढ़ नेताजी को, बाबा जी को बता दो क्लाइमेट ग्रीन हाउस, हाँ ग्रीन कलर पाकिस्तान का है, मुस्लिमों का कलर है ग्रीन, ना बहुत बेकार है। ये पता है इनको ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंडिया का हर एक बंदा, हर एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक जिस वातावरण में जी रहा है वो जानलेवा है। दिवाली के पटाखे, पराली का जलना, गन्ने की पत्ती का जलना, क्या यही सब कारण हो सकता है इस एयर पोल्यूशन का? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई साहब, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। प्रकृति, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन, ये मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता है, क्या है ये ड्रामा। दिवाली के पटाखे, पराली का जलना, गन्ने की पत्ती का जलना, क्या यही सब कारण हो सकता है इस एयर पोल्यूशन का? अगर हम बात करें मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया तो क्या आएगा? दिल्ली, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी है, सेंटर है। या फिर अगर किसानों से किसी को आपत्ति है तो भाई खेती वाले इलाके, भाई जी पराली जला रहे, ये कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, ये सब नहीं भाई जी। असम, मेघालय के बीच में बर्नीहाट, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। आज के समय पे सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इसी की बात मैं हर बार कब से करता आ रहा हूँ यार। कब ऐसी कोई मेरी वीडियो, कोई क्लास नहीं होगी, ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जहाँ मैंने प्रकृति की बात ना की हो। इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसान यानी हम लोग होमो सेपियंस की पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है। माने जो 800 करोड़ की पॉपुलेशन है एक साथ तबाह हो सकती है, खत्म हो सकती है। एक इंसान रहेगा ही नहीं। डायनासोर खत्म ना पूरे, वही हो सकता है। क्लाइमेट चेंज को क्या आसान भाषा में कहता हूँ, अपने आप में एक ऊर्जा जिससे आंधी, तूफान, बाढ़, गर्मी, कुछ भी हो वो सब अपनी मर्जी से होगा। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीन हाउस इफेक्ट अब अनपढ़ नेताजी को, बाबा जी को बता दो क्लाइमेट ग्रीन हाउस, हाँ ग्रीन कलर पाकिस्तान का है, मुस्लिमों का कलर है ग्रीन, ना बहुत बेकार है। ये पता है इनको ग्रीन हाउस इफेक्ट। भाई जी बता दूं, अगर नहीं समझ में आएगा, CO2 तो समझ में आएगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ में आएगी नहीं, ऑक्सीजन तो समझ में आएगी नहीं। आसान भाषा में बता दूं, शादी में गए हो, शादी के टेंट के अंदर गए हो, अधिकतर गर्मियों में, सर्दियों में भी होता है, सर्दी की बात कर लेते हैं, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा होगा। शादी के टेंट में जब खड़े होते हैं, पूरी भीड़ जब खाना खा रहे होते हैं तो पसीना आता है, गर्म महसूस होता है। सर्दियों में भी होता है भाई जी, सर्दियों में भी होता है। मुझे तो सांस भी नहीं आती, मैं तो जाता भी नहीं शादी शुदी में, जाना ही नहीं जाना चाहिए यार, वहाँ सब झूठ है, ये अलग बात है। लेकिन जो उस टेंट के अंदर जो वहाँ का इन्वायरमेंट बनता है, जो उतने 50-60 लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस टेंट में इकट्ठी हो जाती है, वो बाहर नहीं जाती। वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो इस प्रकृति में किस तरह से नुकसान कर रही है समझो। अनपढ़ टोने टोटके जादू टोने करने वालों को तो आप सेलिब्रिटी बना के बैठे हैं भाई जी, जिन्होंने आम जनता को दिया हुआ है एक झुनझुना, इसे बजाते रहो। युवाओं को दी हुई है सरकारी नौकरी नहीं, नौकरी की तैयारी। भाई जी आपके पास टाइम है, तैयारी करो, कोचिंग जाओ, ये करो वो करो, ताकि वो विद्रोह पे ना आ जाए। एक FIR उसका पूरा कैरेक्टर डिसाइड कर देती है, और युवा को इसी बात का डर रहता है कि भाई जी मेरी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, अगर मेरा सिलेक्शन बाई चांस हो गया तो। भाई जी एक पहाड़ पे 1 किलो चावल है, मान लो 10 किलो हैं, अब एक बंदे को 1 किलो मिलेंगे। अब यहाँ 1000 खड़े हुए,
भाई जी 10 ही किलो तो हैं, एक बंदे को 1 किलो, 10 ही बंदों को तो मिलेंगे, 9 से 90 कहाँ जाएंगे? ये तो खुद सोचना चाहिए ना भाई जी आपको। हाँ, कहाँ जाएंगे? और जो वो भागने की तैयारी कर रहे हैं वो भी तो देखो अपने आसपास। अभी कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? आपको भी पता है भाई जी वहाँ पे 10 किलो ही चावल हैं, वो सिर्फ हम में से ही 10 को मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ो ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ो भाई, इंटर में क्यों पढ़ाई जाती है प्रोबेबिलिटी? अगर 1-2 अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता तो उसी के साथ में कोचिंग मास्टर जो है एक कंबाइन बना रहता है, क्या, मोटिवेशनल स्पीकर। ये उसमें भाई जी धार्मिक गुण होता है पहले से ही कोचिंग मास्टर में, वो मोटिवेशन टीचर, मोटिवेशन भी बढ़िया करेगा। और मोटिवेशन की इंडस्ट्री तो अलग से चली रही है भाई जी। जिस काम के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोड़ दो उस काम को, छोड़ दो जिस काम के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है। माने वो काम आपके लिए नहीं बना है, आप उसके लिए नहीं बने हो, इस बात को एक्सेप्ट करो और छोड़ो उस काम को जिस काम में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है। और क्या क्या बोलेंगे वो याद कर जब तेरी माँ ने तुझे जन्म देते समय जो पीड़ा सही, तेरे बाप जो मेहनत कर रहा है दिन दोपहर में खेत में खून पसीने से बहा के तुझे पढ़ा रहा है। याद कर, तुझे लड़ना है, तुझे डरना, तुझे चलना होगा, तुझे जीतना होगा, तुझे ये करना होगा। तुम्ही से बोल रहा हूँ, तुम कर सकते हो, तुमने बचपन में किया है यार। कितनी बार बचपन में तुम सफल हुए हो, कभी क्लास में फर्स्ट आए हो तो कभी किसी म्यूजिक कंपटीशन फर्स्ट आए हो। तुमने मचाया है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख। दुनिया तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, भाड़ में जाए दुनिया, तू खुद पे भरोसा। आप उससे पूछ तो लो उसे करना क्या है। कोचिंग मास्टर भाई जी मोटिवेशनल टीचर भी होता है, ये गुण होगा ही होगा, लिख के ले लो। IQAir की वेबसाइट विजिट करो जरा फ़ोन में, HTTPS देख लेना, सिक्योरिटी वाला वो होना चाहिए, ठीक है। देखो वहाँ पे हर पूरे विश्व के सारे शहर दिए गए हैं मोस्ट पॉल्यूटेड, उसमें भारत की उपलब्धि देख लो कितनी है। इंडिया का हर एक बंदा, हर एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक जिस वातावरण में जी रहा है वो जानलेवा है। खुद देख लो भाई जी, IQAir की वेबसाइट में जाके खुद देख लो। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें, जो PM 2.5 का वैल्यू है वो बिलो 15 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब से होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज सब चंगा नहीं सी। और अगर बात कर लें यूरोपियन जो स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ तो वो बोल रहे हैं कि म्यूग्राम पर मीटर क्यूब से भी कम होना चाहिए, तभी ह्यूमन फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। अब बताओ अपना कहाँ है? क्या फाड़ रहे हो भाई जी? नया भारत है, कुछ भी हो सकता है, गाइडलाइन अपने अनुसार। एयर इंडिया से लेकर सब कुछ तो बिक चुका है भाई, बचा क्या है? डीप सी माइनिंग, वो भी हो जाएगी। अभी साउथ में चल तो रहा था कुछ समय पहले प्रोटेस्ट कि वहाँ पे डीप सी माइनिंग के लिए वो वहाँ के लोग खड़े हो गए। Kerala is currently witnessing massive protests against the central government's decision to auction sand blocks for offshore mining in key coastal areas. India is hoping that this initiative would mark the nation's entry to the exploration and development of offshore deep-sea mineral resources. But environmentalists and fishermen here are concerned about the livelihood loss and प्रोटेस्ट के लिए दे दिया किसी कंपनी को, तुम मुझे चंदा दो हम तुम्हें धंधा देंगे, बाकी भाड़ में जाए भारत की जनता। कुछ भी हो वातावरण का, कुछ भी हो प्रकृति का, सब चंगा सी। मस्क के साथ कहाँ जाएंगे? मार्स पे। न्यूज़ चैनल सब अपने कंट्रोल में, सब यस मैन बिठा रखे हैं, चाटुकारिता वाले। भाई जी इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। इतना अगर हवा में PM 2.5 का वैल्यू अबव 100 हो तो यूरोप कहता है वेरी हार्मफुल, और भारत 100 पे भी क्या कहता है, 100 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब पे भी कहता है वेरी जॉयफुल। बढ़िया। और इसी हवा में पूरी आम जनता जो सांस ले रही है, उसी कारण से ये जो मैटर, जो कण हैं, जो धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो धुआं है, जो कार्बन है, वो सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, उसी से बढ़ता है क्या ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, हाँ, हार्ट बीट में डिस्टर्बेंस आ जाता है, हार्ट अटैक बढ़ता है, अस्थमा, पूरी सांस की सभी बीमारियां भाई जी ये सब एयर पोल्यूशन से ही होंगी। अर्ली डेथ रेट माने आपकी ज़िंदगी के 5-7 साल कम हो रहे हैं भारत की हवा में सांस लेने से। भाई जो भी टूरिस्ट आता है ना भारत के लिए,
उसको पहले ही एक नोटिस दे देते हैं कि भाई जी वहाँ का वातावरण आपके लिए ठीक नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, चेक कर लेना। और इसी से एक बीमारी उठती है ब्रोंकिएक्टेसिस, जिससे मैं भी ग्रसित हूँ। खुशी भी है, गम भी है, इनफॉर्चुनेट कहो या फॉर्चुनेट कहो। अगर बाई चांस ये नहीं होती तो हो सकता है मैं आज के समय पे किसी अफसर के नीचे यस सर यस सर यस सर यस सर कर रहा होता, उधर नेताजी बैठे होते, इधर मैं सैल्यूट मार रहा होता। अनपढ़ हैं, मैं सैल्यूट मार दूँ उसको। मैं पता ग्राउंड में कितनी मेहनत करके ग्राउंड में वहाँ पे पहुँचता है बंदा, जब उसको एक वर्दी मिलती है, चाहे वो आर्मी की हो चाहे वो पुलिस की हो, और वो एक अनपढ़ नेता हो, वो बैठ के वहाँ पे उसे अपना नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता होगा ढंग से, वो उसको डांस करवाने लग जाता है। फॉर्चुनेट ही कहूँगा मैं तो, फॉर्चुनेट कहूँगा, तभी तो यहाँ आपसे बात हो पा रही है। अगर मैं हर उस मेडिकल में पास हो जाता जहाँ मैं अनफिट रहा हूँ अपने समय, ठीक है, तो आज मैं न जाने किसका यस सर यस सर यस सर कर रहा होता। हाँ, और शायद ऐसा हो सकता था कि मैं नहीं कर पाता वो सब। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं एडजस्ट नहीं कर पाता यस सर ज़बरदस्ती का, और प्रशासन के दबाव के कारण मैं ना उस जॉब में रह पाता ना उस जॉब को छोड़ पाता, तो एक कंफर्ट जोन वहाँ पर मिल जाता मुझे। फॉर्चुनेट ही कहूँगा, फॉर्चुनेट कहना बेटर रहेगा। अभी के समय को अगर मैं देखूँ तो फॉर्चुनेटली मैं मेडिकल अनफिट हुआ, मुझे कहीं गवर्नमेंट किसी जॉब में मेडिकल फिट नहीं किया गया ड्यू टू दिस डिजीज ब्रोंकिएक्टेसिस। अगर कोई आपको गला दबा दे, चाकू से मार दे, कोई आपका सिर पे यहाँ पे मार दे, कोई आपको थप्पड़ मार दे, तो भाई जी आप उसको पनिश कर दोगे, आप केस कर दोगे, आप कोर्ट कार्रवाई होगी, हाँ सब कुछ होगा, क्योंकि उसने आपको डायरेक्ट टच किया, या फिर जैसे भी करके उसने किसी ना किसी बंदों के सामने वो आया कि हाँ इसके थ्रू इसको नुकसान पहुँचा, मतलब जितना दिखा, ठीक है। अगर कोई इनडायरेक्ट कोई एक पेड़ काट रहा है, एक पेड़ वो कितने बंदों को हवा दे रहा होगा, कितने बंदों को ऑक्सीजन दे रहा होगा, कैलकुलेशन पता है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। एक पेड़ कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और कितने साल का होने के बाद प्रोड्यूस करता है। रिप्लांटेशन वालों के दिमाग में बात ही नहीं घुसती है। हाँ, प्लांटेशन करेंगे, हाईवे पेड़ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्लांटेशन करेंगे। अभी ये तो देख लो कि वो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और कितने समय बाद करेगा, और उस ऑक्सीजन को लेने वाले कितने लोग हैं, एक बंदा कितनी ऑक्सीजन लेगा। मैं हर बार बोलता हूँ प्रकृति बचाओ, प्रकृति बचाओ, प्रकृति बचाओ। यहाँ लोग अपना धर्म बचाने में बिजी हैं। अबे धर्म क्या है, धर्म प्रकृति ही तो है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका धर्म प्रकृति है। एक ही धर्म रखो अपना, सिर्फ प्रकृति। भाई जी 10 दिन अगर वेंटिलेटर पे लेटे रहोगे ना तो पता चल जाएगा, जब ऑक्सीजन का बिल आएगा ना 10 लाख का, हवा ऐसे निकलेगी ना, सारे छेदों में हवा निकलेगी, सारा धर्म याद आ जाएगा उस समय। ये नहीं पूछोगे कि हाँ इसको ब्राह्मण ही लेके आया था ना इस सिलेंडर को, जो ऑक्सीजन मुझे चढ़ाई जा रही है, जो इंजेक्शन मुझे लग रहा है, ये जिस फैक्ट्री में बनाया वहाँ पे ब्राह्मण काम करता है। हाँ, ये जो ग्लूकोज मुझे चढ़ रहा है वो किसी ब्राह्मण ने बनाई वो बोतल, वहाँ भी पूछ लेना। या फिर ये कर लेना कि ये किसी मुस्लिम ने तो नहीं बनाई, ये डॉक्टर कोई मुस्लिम तो नहीं है, वहाँ भी पूछ लेना। जब यहाँ पे सांस टकरी होगी ना, बस ये ऊपर गया तो ख़त्म कहानी। वहाँ भी पूछ लेना, भाई तू मुस्लिम है, तू मेरा इलाज मत करियो। वहाँ भी कर देना भाई जी, वहाँ भी कर देना। जिस बेड पे आप लेटोगे ना, उस बेड पे पहले नया बेड बनवाना अपने लिए। वहाँ पे जब आपको हार्ट अटैक आएगा ना, तो वहाँ बिस्तर हॉस्पिटल में एक नया बेड बनवाना कि भाई जी वहाँ उस बेड पे मेरे से पहले क्या पता कोई दलित, कोई शूद्र, कोई अछूत आदमी लेटा हुआ हो, पहले मैं नहीं जाऊँगा। उस हॉस्पिटल में ही मत जाना भाई जी, हॉस्पिटल में घर पे रहना, वहाँ तो अशुद्ध है, वहाँ गंगा जल लेके जाना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में। आपकी आंखों के सामने बाइक, कार, ट्रक, किसी भी वाहन से कार्बन एमिट करके कोई आपकी ज़िंदगी के 5-7 साल कम कर रहा है, उस पर क्या केस करोगे? उस पर क्या प्रावधान है? उस पर क्या सज़ा है? बताइए ना। एक बंदा साइकिल से जा रहा है, उसके बगल से एक ट्रक गया, और जितना उस ट्रक ने पॉल्यूशन किया वो तो भाई जी उस साइकिल वाले को गया। उसकी क्या गलती है? उसने पॉल्यूशन ना किया ना कुछ। उसकी क्या गलती है कि वो उस रोड पे चल रहा है या उस देश में है जहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। कीर्तिवर्धन सिंह के पास कोई डेटा नहीं है कि पॉल्यूशन से डेथ किस प्रकार संबंधित है।
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एक रिपोर्ट डिस्क्लोज करती है जिसमें एक इंडियन अपनी जीवन काल के, अपने वास्तविक जीवन समय के 5-6 साल कम कर रहा है। भाई जी, दिल्ली के जितने भी बंदे हैं ना, वो अपने वास्तविक जो आप जितना समय जीना था उससे 10-11 साल पहले चल बसेंगे। नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बने हम लोग, भाई जी 7-8 साल पहले अलविदा कर जाएंगे इस दुनिया को। सब चंगा से मित्रों। भाई जी, नेताजी के पास है मुश्किल से 20-15-20-25, ज़्यादा नहीं है, 20-25 बोल रहा हूँ। वो तो चल बसेंगे, वो तो हो जाएंगे राम प्यारे। इस दुनिया में, इस अर्थ पे, इस वातावरण में हमें आपको, आपके बच्चों को, अब उनको ज़िंदगी बितानी है। अब उस अर्थ को कैसे बचाना है, ये हम लोगों को ही, युवाओं को, बच्चों को सोचना होगा। भाई जी, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद होगी ना, जिसके बाल सफ़ेद होगा, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है। उनके जो 8-10 साल हैं वो बीत जाएंगे, बाकी जीवन तो हमें जीना है। तो उसके लिए काम भी तो हमें ही करना पड़ेगा। तभी तो बड़बड़ाता रहता हूँ, प्रकृति बचाओ, नेचर बचाओ, वातावरण ठीक करो, कार्बन एमिशन कम करो, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करो, क्लाइमेट चेंज से बचो। हाँ, गाड़ी कम चलाओ, वाहनों का इस्तेमाल कम करो, कंजप्शन कम करो, कंजम्पशन। अगर मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं कि मैं 10 साल तक आपको पर ईयर 12 किलो चावल दूंगा, तो आपको महीने का 1 किलो हो गया, ठीक है, तो 12 महीने का 12 किलो। और मेरा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना है आपको, मैं 10 साल तक दूंगा, ठीक है। अब आप उस दिसंबर तक के चावल को ख़त्म कर देते हो सितंबर तक ही, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने पहले ख़त्म कर दिया 3 किलो, और 10 साल तक कितना, 30 किलो। 30 किलो आपने 10 साल तक ख़त्म कर दिया। 30 किलो यानी कि 12 दिन 24, 2 साल 6 महीने पहले, यानी कि 7 साल 4 महीने में हमारा जो मुझे आपको राशन देना था वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। भाई जी, मैं 10 साल का राशन आपको दे चुका हूँ, आप खा चुके हो। अब बताओ क्या करोगे? 2 साल 6 महीने क्या करोगे? बताओ। यही है उसको, इस भाई जी, मैं नहीं दे रहा आपको चावल, भाई जी आप इस बात को समझो। वो वही हो रहा है इस अर्थ पे, ये अर्थ ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं आपको इतना दे सकती हूँ। आप कह रहे हो नहीं, हमें तो इतना कंज्यूम करना है, जीडीपी बढ़ानी है, ये करना है, वो करना है, खोदो, ऐसी तैसी कर दो। और भाई जी, ये तो हमारी बातें हैं। अभी तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस दुनिया में अभी आई भी नहीं। उनके लिए क्या दुनिया बना रहे हैं हम लोग? क्या दुनिया छोड़ के जाओगे आप अपने बच्चों के लिए? जब बच्चा पूछेगा या पूछेगी, कुछ भी हो, एक चीज़ पूछेगी, पापा चिड़िया कहाँ है, क्या बोलोगे आप उसको? पापा, जब आप अपने समय पे क्या कर रहे थे, चिड़िया कहाँ गई? आपने क्या बचाया? आपने पृथ्वी क्यों नहीं बचाई? आपने हमारे लिए पेड़ क्यों नहीं बचाया? आपने हमारे लिए ऑक्सीजन क्यों नहीं बचाई? आज भी मुझे याद आता है उत्तराखंड की गोरा देवी जी। पढ़े लिखे होने और समझदार होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बात पहाड़ों की एक ऐसी अनपढ़ महिला ने साबित करी थी जिनके बारे में आज स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है। दरअसल 24 मार्च 1976 के दिन एक सरकारी फरमान के बाद जब कई मजदूर उत्तराखंड के रेडी गांव में जंगलों को काटने के लिए आरी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे, तो अपने सामने का नजारा देखकर वो भी दंग रह गए। उनके सामने 28 महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपकी हुई थी। इन महिलाओं का कहना था कि पेड़ों को काटने से पहले आरी उनके शरीर पर चलेगी। गौरा देवी नाम की एक पहाड़ी महिला इन सभी क्रांतिकारी महिलाओं की कमान संभाल रही थी। गौरा देवी को आज पूरी दुनिया में चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। पता नहीं अपने समय पे इतनी एजुकेटेड रही होंगे कि नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा उनके बारे में। भाई जी, उन्होंने हमारे लिए पर्यावरण बचाया। आज हम भी उसी पर्यावरण में सांस ले रहे हैं। आज हम भी उसी उत्तराखंड की हवा में सांस ले रहे हैं जिनको बचाने के लिए वो पेड़ों पे लिपट गए थे। उनको ऑक्सीजन शायद नहीं पता होगा कि ऑक्सीजन क्या है, बस उनको ये पता था कि भाई ये पेड़ है, हमें इसके नीचे ठंडक मिलती है। मैं आइडिया लगा रहा हूँ, हो सकता है कि वो वेल एजुकेटेड हूँ। हम आज उनकी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करके गए ना हमारे लिए। हमारे बच्चे, आपके बच्चे, जब वो बालक आपसे पूछेगा पापा क्या बचाया, क्या बोलोगे उसको? क्या बचाया? धर्म बचाया, मुस्लिम धर्म बचाया, हिंदू धर्म बचाया? पापा चिड़िया कहाँ है? आपकी फ़ोटो में तो पीछे चिड़िया उड़ रही है, कहाँ है चिड़िया? मुझे तो दिखी नहीं आज तक, कहाँ गई? भाई जी, डेली पर डे 137 स्पीसीज, अगर मेरा आइडिया सही है, 137 स्पीसीज ख़त्म हो रही है। ये पक्षियों की, पशुओं की, जानवरों की,
बायोडाइवर्सिटी समझते हैं? पढ़ो भाई जी, इस चीज़ के बारे में पढ़ो, क्या हो रहा है उधर। जंगल कट रहे हैं, वहाँ के युवाओं ने, वहाँ के कॉलेज के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके वो रुका। लेकिन जितना कट गया उसमें क्या हुआ होगा सोचो ना भाई जी। आपका घर है, आपका घर पे कोई बुलडोजर चला दे, वहाँ भी तो उनका घर है, वो पेड़ भी तो, उस पेड़ पे भी तो उनका घर है। जस्ट फील फील फील। नॉर्थ इंडिया इज़ मोर पॉल्यूटेड एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। कारण सिर्फ एक, वहाँ समुद्र भाई, समुद्र एक बहुत बड़ा एब्जॉर्वर है, एब्जॉर्ब करता है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करता है समुद्र। यहाँ भाई जी ये समुद्र में भी सी माइनिंग करवाने लग गए। सेकंड रीज़न है वहाँ पे कि धूप, मौसम साफ़ रहता है, हवाएं इधर से उधर, उधर से इधर कंटिन्यूस और प्रॉपर वे में चलती हैं। और इधर हमारे नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में हिमालयज हैं जो कि ब्लॉक कर लेते हैं एयर को ट्रैप कर रखते हैं यहाँ पे। व्हीकल एमिशन इज़ अ मोस्ट लार्जेस्ट रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। उसी धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं भाई जी उस धुएं में। वो धुएं हमारी लंग्स में जाके क्या क्या करते हैं तबाही पता है। 2000 से पहले 30 लाख तक गाड़ियाँ थी, और वही गाड़ियाँ 2019 में कितनी हो गई, 1.5 करोड़ के आसपास। ले आओ ईवी, ईवी ले आओ। ईवी क्या क्या फ़ायदा हो रहा है ईवी लाने से? गाड़ियाँ तो उतनी बढ़ रही हैं, 25% ही तो, 25% पॉल्यूशन तो करेंगी ना। अबे अब एक समय पे 5 कार थी किसी के समय पे, 2010 में किसी के पास, अब वो 2020 में वो 15 ईवी ले आया। वो उन 5 के कंपैरिजन में तो बराबर करेंगी ना पॉल्यूशन। जो बैटरी बनाने में जो लिथियम यूज़ हो रही है, जो पानी का वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? और फिर उसको रिसाइकल करना भी कितना मुश्किल है, नॉट इजी। जो बैटरी में कोबाल्ट, निकेल, लिथियम की जो उपस्थिति है, वो भी तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का कितना बड़ा कारण बन रही है। और भाई जी माइनिंग में कितना वाटर कंज्यूम होता है। और क्या, विकास के नाम पे रोडें चौड़ी करवा दो पेड़ काट काट के, और भाई जी उनको, एक आम जनता को विकास दिखा दिया, रोड चौड़ी कर दी, और उनको एक गाना याद दिलवा दो, जग सुना सुना लागे कोई रहे ना अपना। वहाँ पे किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, किसकी? एक कार हमारे पास भी होती। जा कर मेहनत, दे बॉस की जसमैन कर, बॉस की चाटुकारिता कर, और तब जाके तो कार ले EMI पे, फिर उस कार को वहाँ चला, कार्बन एमिशन कर, पेट्रोल फूक, और उसी में अपने बच्चों को मार, है ना, उसी दुर्घटना में मार। फ़ायदा किसका? कार कंपनी का। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा मित्रों। यही तो है भाई जी साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिंग, जो मैं बात कर रहा था पहले भी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रोड इतनी होती तो आपको ज़रूरत नहीं थी कार की, आपको रोड इतना बड़ा कर दिया। अब भाई जी आपको कार की ज़रूरत महसूस हो रही है, 4 बंदों के पास में है भी। अब वो तो ज़मीन बेच के घर बना लिया उन्होंने, तो ज़मीन बेच के लेके आ गए, आप कहाँ से लेके आएंगे? दिस इज साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिंग फॉर बाइंग अ कार फ्रॉम अ कंपनी। फ़ायदा किसका हो रहा है? कंपनी का, आपका क्या, और सरकार का। भाई जी इलेक्टोरल बॉन्ड पता है कुछ? जितना पैसा रोड एक्सपेंड करने में, फ्लाईओवर्स बनाने में हो रहा है, डबल नुकसान है। एक तो पैसे का नुकसान है, दूसरा रोड एक्सपेंड करने से क्या हो रहा है, स्पीड से चलेंगे, दुर्घटना हो जाएगी, किसी का कुछ भी डिसबैलेंस हुआ भाई जी, उसको वो क्या पीछे से कोई ठोक के चल जाएगा, नहीं रुकेगी भाई गाड़ी, नहीं रुकेगी। देखा नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं, कोई क्रॉसिंग कर रहा होगा, ले पटाख जानवर मरेंगे। और जो वहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ उससे अलग क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ेगा। फ़ायदा क्या है? तीसरा, जो आम जनता वहाँ पे अपने आप को एक ऐसा महसूस करती है कि यार मुझे भी लेनी चाहिए थी कार, मुझे भी लेनी पड़ेगी, सबके पास कार है, मेरे पास बाइक है, ये है सो है, उसने मेरे ऊपर पानी गिरा के चल गया। वो आम जनता को भी आपने डिप्रेशन में ला दिया, ठीक है। उसी पैसे को अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगा देते, या फिर जो फॉरेनर्स हमारे विदेशी आते हैं उनकी सिक्योरिटी में अगर खर्च कर देते, हाँ, रेलवे स्टेशन पे अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते, हर जगह रोड में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते। भाई जी वो अभी आई थी एक, कहाँ से आई थी एक लेडी, उनका गैंग रेप हो गया। बताओ कौन आएगा फिर भाई, कौन आएगा भारत में अगर इसी तरह रहा? अगर उस पैसे को आप किसी सिक्योरिटी में खर्च कर देते, आप प्रशासन को, आप पुलिस को
मजबूत बना देते, आप पुलिस में उनको सैलरी में इंक्रीज़ कर देते, या फिर कुछ भी करके अब इतनी गरीब जनता है, इतनी झोपड़ बस्तियाँ हैं, आप उनको देते, उनको शिक्षा ले जाते, वो पैसा गरीबी नहीं मिटा सकता था। अब 2 करोड़ की ज़मीन को 18 करोड़ की कीमत पे ले रहे हो, क्या वो पैसा इस देश की गरीबी नहीं मिटा सकता था? हाँ? क्या वो पैसा उन आदिवासियों को शिक्षा नहीं दे सकता, उन बस्ती वालों को शिक्षा नहीं दे सकता था, जिनको आपने भिखारी बनने पे छोड़ दिया है? बताओ, वो भी तो उसी ईश्वर के, उसी प्रकृति के संतान हैं, उसी प्रकृति से ही तो हैं। अगर आप कुछ बनाकर आप उस ईश्वर को वहाँ बैठा रहे हो, अरे उसको तो आपने बैठा दिया वहाँ पे, लेकिन उसके बनाए हुए जो बच्चे हैं, जो आम जनता है, वो झोपड़पट्टी में बाढ़ में बह रही है। वाह, ऐसा कौन सा भगवान होगा भाई जो वहाँ पे बैठा हो अपने ऐसे ही, और उसके सामने उसके बच्चे। भाई जी, हम सब संतानें हैं उसकी, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, इस कायनात में हम सब संतानें हैं। वो ऐसे बैठा रहेगा? अब अबे किसी पापा का बच्चा बह रहा है पानी में, वो ऐसे देखता रहेगा? बताओ ना। वो 1 रोटी कम खा लेगा, लेकिन उसको देगा। सेकंड रीज़न की बात करें तो कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वहाँ से लगभग 25% के आसपास तक पॉल्यूशन होता है। भाई जी, वो जो ट्रक वगैरह जाते हैं, क्रेशर से ट्रक वगैरह जाते हैं, उनको भी कवर अप करने का प्रावधान है। कोई करता है? जो ट्राली रेत बजरी लेके जाती है ना हाईवे पे, रोड पे, उसको भी कवर करने का प्रावधान है। कोई करता है? ये कैसे मजबूत होगा? ये मजबूत करो ना। हाँ, इधर से ट्रैक्टर निकल रहा है, पूरी धूल, पीछे धूल, और उसके जो ट्राली से रेत है, वो रेत किसी की पीछे आंखों में गिर रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई बाइक में आ रहा है, कोई किसी के हेलमेट का शीशा नहीं है, अगर उसका क्या? फिर उसको कार की कमी महसूस होगी। भाई जी, सब कार में जा रहे हैं, शीशा पे फो करते हुए, मैं भी कार ले लूँ। साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिंग टू बाई अ कार। और जितनी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चलता है, उसमें एक विंडशीट लगाने का प्रावधान है, ताकि वहाँ की अंदर की धूल, देखा होगा कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा, अगर बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं तो पहले चारों तरफ उसके टीन शेड ज़्यादा लगते हैं, अदरवाइज ग्रीन चादर लगानी पड़ती है। वो प्रावधान है, प्रशासन का नियम है, लेकिन उसको फॉलो अप कौन करता है सही से? आप ये बताइए ना। और कौन करवाएगा? जो करवाएगा उसको पहले ऊपर से प्रेशर मिलेगा, तभी तो वो आगे जाके उसको फॉलो करवाएगा। थर्ड रीज़न आता है भाई जी किसानों का, पराली जलाने का। जो वही सिर्फ यही एक रीज़न चल रहा है, जो शुरू के 2 रीज़न हैं उनकी बात कोई नहीं करता। बस यही चलता है, किसान किसान किसान। किसानों ने प्रदूषण, किसानों ने पराली जला दी, किसानों ने ये कर दिया, किसानों ने एयर पोल्यूशन कर दिया, दिवाली पे पटाखे जल गए, ये हो गया, उतना पोल्यूशन हो गया। अबे नो फार्मर नो फूड। अगर वो पूरे देश को खाना दे रहा है, अगर उस खाने को देने में हम लोगों को, पूरी भारत को पालने में अगर कार्बन एमिशन हो रहा है, तो वो जायज़ भी माना जा सकता है। बताओ ना, वो कोई अपनी थार लेके थोड़ी घूम रहा है, या फिर वो अपना ट्रक चलवा रहा है, या फिर वो अपना एयर पोल्यूशन कर रहा है। हाँ भाई जी, जो कार मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, चंदे धंधे वाली, उनकी गलती आप किसानों पे थोप दो, बढ़िया। क्योंकि किसान धंधा नहीं देते, चंदा नहीं देते हैं, और कंपनी आपको चंदा धंधा देती है। भाई जी, किसान जरूरी है या गाड़ी जरूरी है? खाना जरूरी है या गाड़ी जरूरी है? बस सारी गलती आप उसी पे थोप दो, किसान पे। और वो भी सिर्फ टोटल पोल्यूशन का मुश्किल से 10% अप्रॉक्सीमेटली इतना पोल्यूशन होता है किसानों से, और बस सारी गलती किसानों की। पराली जला दी और पंजाब हरियाणा बस। और इधर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वालों से जो पोल्यूशन कर रहे हैं, जो ईवी ला रहे हैं, जो वाटर का वेस्टेज कर रहे हैं, हाँ, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, उनका कोई नाम नहीं। बस सारा पोल्यूशन किसान कर रहे हैं पराली जला के। एक फैक्टर आ जाता है इसमें, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। भाई जी, अभी तो नहीं, मैं पर्सनली इसको फील करता हूँ। जब भी मैं सर्दियों में सुबह, एक्चुअली मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तो छत में जाके जब कभी भी देखना, हमारी डोईवाला की जो मिल है, शुगर मिल, ये उसके ऊपर से जो धुआं निकलता है, उसकी एक पूरी लेयर दिखती है, पूरी लेयर, पूरी कम से कम 1-2 किलोमीटर तक की लेयर ऐसे दिखती है, पूरी खाली। ये है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। भाई जी, मैं समझता हूँ
क्या क्या हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, वो दिखता नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या किसी को? यही तो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ये तो सिर्फ हमारी, ये नॉट फॉर ओनली शुगर मिल भाई जी, उसके जैसी कितनी कंपनियां हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया लाल तप्पड़ सेला कोई कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े वो लगे रहते हैं ना खंबे जो धुआं निकालने के लिए, वो कहाँ छोड़ा आपने? आप ही तो, वो वापस आप ही के पास तो आएगा। कहाँ, कितनी भी ऊपर ले जाकर छोड़ दो, सांस तो लोगे बाबा, सांस तो लोगे, हवा तो चाहिए ना। ये ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो, 2 मिनट कर लो, पता चल जाएगा। अब भाई जी सरकार को भी क्यों जिम्मेदार ठहरा दे, जब आम जनता को ही नहीं दिख रहा कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो क्या है। भाई जी सरकार आम आदमी के अनुसार चलती है, ना कि सरकार के अनुसार आम आदमी चलता है। हाँ, वो बात अलग है कि साइकोलॉजिकली न्यूज़ चैनल्स और इसमें जो एजेंडा फैला के, प्रोपेगेंडा चला के ये आपको मैनिपुलेटिंग कर दिया कि भाई जी आपको ये वातावरण के बारे में कुछ नहीं सोचना, आपको धर्म खतरे में, धर्म बचा लो बस। ये ऐसे कर लो, ऐसे 2 मिनट के लिए कर लो, क्या खतरे में है पता चल जाएगा, क्या ज़रूरी है ये भी पता चल जाएगा। ये जो ऑक्सीजन ले रहे हो ना, इससे पूछ रहे हो कि हिंदू है कि मुस्लिम है। आम आदमी खुश है भाई जी, उसे कोई परवाह नहीं है, इन्वायरमेंट भाड़ में जाए। हम इतिहास में जाके मुगलों की कब्र खोद देंगे और वहाँ उनसे बदला लेंगे, पहले कब्रों से लड़ेंगे हम। भाई जी जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है उसको बोलो ना कि तू भी, आपने बच्चे को भी ले क्या, क्यों विदेश में भेज रखा है पढ़ने के लिए? पता करो ना, पता करो पहले भाई जी। आप अपने पूरे परिवार को लेके आओ ना, जो आप हमें भड़का रहे हो। आप भी चलो गेंती फावड़े उठा के, पता चल जाएगा। बंदे खुश हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है एनवायरनमेंट की, क्या ऐसी तैसी हो रही है, क्या हो रहा है, नाश हो कुछ भी हो, बस हमें धर्म बचाना है, धर्म खतरे में है। भाई जी द केरला स्टोरी का निर्देशक साफ साफ कहता है कि मैंने इमेजिनेशन के आंकड़ों पर मूवी बनाई, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सब चंगा जी। कश्मीरी फाइल चलती है, सब चंगा जी। छावा चलती है, सब चंगा जी। जब पंजाब 95 जसवंत सिंह खालरा की मूवी बनने आती है, ज्योतिबा फुले आती है, वहां पे इनको आपत्ति आ जाती है। क्यों? वहां तो वास्तविकता भाई, जब वहां बताया गया है तो यहाँ भी तो वास्तविकता ही है। ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले वास्तविकता ही तो है। जसवंत सिंह खालरा पंजाब भाई जी, वो भी तो वास्तविकता है। पता तो चलना चाहिए कि उस समय की सरकार ने क्या किया था, सरकार के बंदों ने क्या किया था, सरकारी वर्दी वालों ने क्या किया था, पता तो चलना चाहिए जसवंत सिंह खालरा के बारे में। उनकी बात क्यों नहीं हो रही है भाई? उनको भी आने दो, पता तो चले सबको, कहाँ कौन सा धर्म खतरे में है और कौन धर्म रक्षक है और कौन भक्षक है। भाई जी जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो वहाँ पे एक बंदा वो भी था जो राम 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 कर रहा था और हनुमान जी को मारने के चक्कर में था। वो इतिहास बहुत कुछ सिखाता है भाई जी। जो ऋषियों मुनियों ने कहानियाँ लिखी हैं वो ऐसे ही नहीं लिख के चले गए, लेकिन यहाँ उसको इनडायरेक्टली जरा हनुमान ऊपर गुंबद पे घूम रहा है 1 घंटे से उसको। आज कथा में सुनने के लिए साक्षात हनुमान जी बंदर रूप में कथा पंडाल के ऊपर बैठे 2 घंटा से। कैमरा वहीं ले जाओ, जरा लाइव दिखवाओ। वहीं पर है, अभी वहीं पर है हनुमान जी। वाह, जय हो बजरंगबली। अब लो भैया अशोक भरद्वाज जी, आपकी कथा सफल हो गई। अबे हनुमान समझो उसको, कौन है हनुमान, किस हनुमान की बात हो रही है, क्या है हनुमान, उसको समझो बाबा। इनको बहकाओ ना, एक तो आप खुद बहके हुए। अब एक बच्चा होता है ना, बच्चा, उसको नहीं पता कि वो रोड पे जाएगा उसको गाड़ी ठोक के चल जाएगा, उसको नहीं पता आगे पानी है मैं बह जाऊंगा, उसको नहीं पता आगे मेरे हाथ जल जाएगा, उसको नहीं पता ये कुत्ता है ये काट लेगा, उसको नहीं पता ये सांप है ये काट लेगा। उसको जो बचाता है मम्मी अक्सर मम्मी बचाती है, तो उसको मम्मी से दुश्मनी लगती है कि यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये मेरे को जीने ही नहीं देते। इसी तरह अभी कुछ धर्म रक्षक हैं जिनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई जी इस बंदे को पता नहीं क्या दिक्कत है धर्म से, हाँ, या कुछ मुस्लिम धर्म के सोच रहे होंगे भाई जी इस बंदे को पता नहीं क्या दिक्कत है मुस्लिम धर्म से, या हिंदू धर्म वाले सोच रहे होंगे इस बंदे को पता नहीं क्या दिक्कत है धर्म से। भाई जी पढ़ लो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान चालीसा के जो श्लोक हैं उनको पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, हिंदू मुस्लिम वालों को बोल रहा हूँ, कुरान पढ़ लो, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ो। भाई जी जो औरंगजेब का कौन बंदा था वो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह बोला था, आगे वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बोला था उसने, उस बारे में पढ़ो। क्या पढ़ो ना, पढ़ो। जो मुसलमान होता है, मुसलमान का मतलब क्या होता है ये पढ़ो। मुसल्लम ईमान मतलब जिसका ईमान साफ हो, वो बंदा, साफ ईमान वाला बंदा।
मुसल्लम ईमान वाला बंदा, वो है मुसलमान। ऐसा तो हर बंदा मुसलमान हो जाएगा, बस ईमानदारी, वही तो धर्म है भाई, वही तो धर्म है। समझो, पढ़ो तो जानोगे ना, बिना पढ़े क्या। एक इधर किसी ने बोला 10 मुँह की 10 बातें, साफ सीधी बात। एक बात ध्यान रखो, 10 मुँह की 10 बातें अपने से जानो। हर बार बोलता हूँ, ये जो बुद्धि दी गई है ना, बुद्धि, इसका इस्तेमाल करना सीखो। अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास होता है बिना जाने मानना। कोई भी बात आप बिना जाने मान रहे हो, वही अंधविश्वास है। दैट्स इट। चलिए, आशा करता हूँ सभी ठीक समझ में आया होगा। देखिए, बहुत है यार टॉपिक, बहुत सोशल टॉपिक्स हैं यार, मैं इसीलिए सोशल टॉपिक्स पे आया हूँ। बहुत सोशल टॉपिक्स हैं जिन पर मैं बहुत घंटों तक बात कर सकते हैं भाई जी हम लोग। मैं एक टॉपिक से शुरू करूं, मैं पूरा दिन बिता दूंगा, पर लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। बहुत टॉपिक है, मैं इसीलिए सोशल टॉपिक में आऊँ कि किसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है भाई जी, प्रकृति की बात कोई कर ही नहीं रहा है। हर जगह सिर्फ धर्म 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 धर्म, और वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है जिसे धर्म कह रहे हो। वो मुस्लिम धर्म, वो हिंदू धर्म, वो सिख धर्म, वो धर्म नहीं है जिसे आप धर्म समझ रहे हो। धर्म का डिक्शनरी पता करो, धर्म क्या, धर्म मने क्या, धर्म मने क्या। ऐसे करो 2 मिनट, पता चल जाएगा क्या धर्म है। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।